बच्चों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपने। चैप्टर 2 वीडियो नंबर 2। हमने 2 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। हमने 2 प्रिंसिपल्स कवर किए थे बेटा। वो दोनों प्रिंसिपल थे डिवीज़न ऑफ वर्क एंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद डिसिप्लिन्स की बात आती है। डिसिप्लिन्स का मतलब कोई भी काम रूल्स से करना, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करना हमें। तो क्लियरली है डिसिप्लिन तो किसी भी काम को करने के लिए होना ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन अगर हम किसी भी वर्क या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्क विद द डिसिप्लिन। ठीक है, अब हमको यहाँ आना है। डिसिप्लिन रेफर टू द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। यानी काम करने वाले व्यक्ति, मैनेजर कह रहा है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके काम करने में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। और डिसिप्लिन किस बात का, कि जो भी उनको जॉब दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें विद रूल्स और रेगुलेशन एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में। तो देखो डिसिप्लिन में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और दूसरी बात, डिसिप्लिन जिस लेवल पर होगा सभी लेवल पर होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन ब्रेक होता है किसी भी लेवल पर, कोई चेन सिस्टम होती है, मानो ये सुपीरियर व्यक्ति है, इसके नीचे काम करने वाला, ये अलग अलग व्यक्ति आ जाते हैं, है ना, ये हो जाते हैं, और इनके फिर अंडर काइंड कंट्रोल में और भी व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, ये भी। अब मानो डिसिप्लिन इसने ब्रेक कर दिया, है ना, तो डिसिप्लिन ब्रेक करने पर जो सिस्टम इसने बनाया था वो सारे सिस्टम को बिगाड़ देगा। ये चेन सिस्टम है, अगर सभी लोग काम अच्छे डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ एक ने डिसिप्लिन ब्रेक करा, एक की गलती से बाकी को भी नुकसान होना है। सेम टर्म्स होती हैं आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए, है ना। सभी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन अगर एक एग्ज़ाम में मार्क्स बिगड़ जाएं तो सारी परसेंटेज का नाश हो जाना है। तो यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन अगर हम देखें इन नेचुरल सेंस में, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को देखें, बिजनेस की छोड़ो, नेचुरल इन्वायरमेंट को देखें तो सब कुछ डिसिप्लिन के साथ में है। नेचुरल वाली बात हो रही है। यानी अगर हमारी पृथ्वी वर्क करती है, राउंड लगाती है सन के, है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करती है, 365 समथिंग, है ना, डेज, प्रॉपर टाइमिंग है, डिसिप्लिन है। सन मॉर्निंग में रेज होता है, इवनिंग में सेट हो जाता है एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये डिसिप्लिन है ना। वेदर कंडीशन एक सिस्टम के हिसाब से चेंज होती है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन अगर इसमें से एक भी सिस्टम चेंज कर दूँ नेचुरल वाले, तो ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी अगर जो ऑक्सीजन या कोई भी इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर उनकी जगह से हटा दिया जाए तो सारा जो रूलिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम का, सब बिगड़ जाना है। साइंस कहती है कि अगर हम पृथ्वी को उसकी कक्षा से, यानी उसकी क्लास से थोड़ा सा भी हटा दें ना, तो ह्यूमन लाइफ बिल्कुल अफेक्टेड हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिसिप्लिन है। ऐसे ही हम बिजनेस में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी अगर किसी एक ने भी थोड़ा सा डिसिप्लिन ब्रेक करा तो उसका अफेक्शंस बाकी सब पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगले पर आओ। खैर इसमें हम ज़्यादा क्यों टाइम लगा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा टाइम के नहीं है। डिसिप्लिन सबसे आसान है फॉलो करना और उसको समझना भी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड देखना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से। ये मिस्टर वाई एक मैनेजर है या मिस्टर एम एक मैनेजर है। इन्होंने ऑर्डर दिया मिस्टर जेड को, क्या, कुछ वर्क करने का। ठीक है, अब मिस्टर जेड कौन है? सबऑर्डिनेट व्यक्ति हैं, मैनेजर से लोअर लेवल पर काम करते हैं, मिडिल लेवल पर, है ना। मैनेजर से लोअर लेवल, वैसे मिडिल लेवल। अब ऐसा ही एक व्यक्ति वाई है, ऐसा ही एक व्यक्ति पी है, तीनों का लेवल सेम है। अब कुछ व्यक्ति हैं ये छोटे छोटे जो वर्कर हैं,
है ना, इसमें से इनको जेड ने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया कि जाओ जाकर कोई पर्टिकुलर काम करो, पर्टिकुलर काम करो। ऐसे ही वाई ने दे दिया ऑर्डर, तो उसी समय पर सेम टाइम पर वाई ने भी इसको ऑर्डर दिया। तो इसके माइंड में क्या सवाल आएगा कि मैं अगर इसका ऑर्डर नहीं मानता हूं, पहले इसका मानता हूं, तो डिस्टर्बेंस आएगी, है ना। कुल मिलाकर कंफ्यूजन क्रिएट होनी है। तो ये दो एक सेम टर्म्स दे रखी हैं, एक यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहते हैं कि कमांड जो दी जाए वो एक ही डायरेक्शंस में दी जाए, यानी इसको जो ऑर्डर दिया है इसको पता हो, यानी जेड के अंडर काइंड कंट्रोल में कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये ए बी और सी डी, है ना। दूसरा वाई के काइंड कंट्रोल में एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं, तो इनको ऑर्डर कौन देगा, इनको वाई ऑर्डर देगा, इसको इनकी नहीं सुननी, और इन चारों को जेड की नहीं सुननी कोई बातें। जेड को ऑर्डर, इनको ऑर्डर कौन देगा, जेड। तो ये क्या है, यूनिटी, यानी एक यूनिट है जो इनको ऑर्डर देगी, एक यूनिट है जो इनको ऑर्डर देगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर देना, कौन दे रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति, और इनको ऑर्डर कौन दे रहा है, मिस्टर एम। मैं एक और व्यक्ति बिठा दूं से एस, ये ऑर्डर देने लगे इनमें से जाकर, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, यानी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यानी इन सबको पता होना चाहिए कि हमारा कमांडर कौन है, इन सबको पता होना चाहिए, और इनको भी ये पता होना चाहिए कि हमें ऑर्डर सिर्फ किन लोगों को देना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रिएशन होगी, डिस्टर्बेंस होगा बहुत ज़्यादा, यानी किसी को यही पता नहीं होगा कि हमारे ऊपर वर्क कौन कर रहा है, ये इनकी सुनेगा या इनकी सुनेगा, इनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक ऑर्डर एक सबऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पढ़ते हैं आगे, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, यानी एक ही बॉस से, सुपीरियर, एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, यानी अकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिम्मेदार सिर्फ एक के लिए है, इसके लिए नहीं है। अगर वाई ने डी से कहा जाओ पानी लेकर आओ और डी नहीं लाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी को ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ जेड के पास में है, वाई के पास में नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना इस एग्जाम्पल को। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके, और वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी अगर नहीं मानते हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी, नहीं मानते हैं तो क्लैशिंग होंगी, इनके ऑर्डर क्लैशिंग होगी आपस में, और वर्क करने में प्रॉब्लम्स आएगी, ये काम ही नहीं कर पाएगा। डी ना तो इसकी सुन पाएगा ना इसकी सुन पाएगा, ये टेंशन में हो जाएगा कि मुझे इसकी बात सुननी है, इसकी बात सुननी है, अगर वॉयलेशन हम करते हैं तो। ठीक है बात, ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात थी। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात आती है। डायरेक्शन का मतलब, ये दो ग्रुप बना दिए मैंने, इसका काम है सेल को देखना या आउटपुट को देखना है, ऐसे समझ लो, आउटपुट प्रोडक्शन करना है। अब इस यूनिट का काम प्रोडक्शन करना है, ये कौन है, सेल मैनेजर, और ये कौन है, ये सॉरी इसको कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन इंचार्ज है ये। अब देखो, इस प्रोडक्शन इंचार्ज ने इनसे कहा कि जो भी तुम बना रहे हो ना, क्वालिटी पर ध्यान दो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान दो। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, इसने क्या करा, वाई ने, ये है सेल एग्जीक्यूटिव, सेल मैनेजर, इसको तो गुड्स की जरूरत है, कहीं से भी ला कर दो, सेल आ रही है बहुत ज़्यादा, इसने कहा इनसे जल्दी से गुड्स ला कर दो। क्या गुड्स ला कर दो, तैयार करके लाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वालिटी डाउन कर दो, कॉस्ट महंगी आती हो आने दो, लेकिन मुझे तुरंत चाहिए। लेकिन इसने क्या कहा, टाइम बेशक फालतू लग जाए लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस ना आए। इसे कह रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति भी एक ही होना चाहिए, इनको एक ही तरह से डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, इनके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। अब ये परेशान हो जाएंगे कि मैं इस प्लान के हिसाब से चलूं या इस प्लान के हिसाब से चलूं। समस्या क्या आनी है
कि अगर इसकी सुनता है तो टाइम कम लगाना पड़ेगा, जल्दी बना दो, उल्टा सीधा जैसा बनाना है। इसकी सुनता है तो टाइम बेशक फालतू लग जाए लेकिन क्वालिटी डाउन ना हो जाए। अब अगर इनकी दोनों की सुनता है तो काम कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। हेनरी फ्योल्स ने क्या करा, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा कि भाई काम के ऑर्डर देने का तरीका एक होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, वही ऑर्डर देगा, प्लान भी एक होना चाहिए जिसके अकॉर्डेंस एम्प्लॉय काम करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, वन बॉस की लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव एन ऑर्डर ऑन वन बॉस, और इसमें क्या था, वन प्लान वन यूनिट, ये कीवर्ड था इसका। दैट इज एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द वन डायरेक्शन, यानी उनको जो ऑर्डर दिया गया है काम करने का उसकी एक डायरेक्शन हो। ये नहीं कि एक ने तो कहा कि क्वालिटी प्रोड्यूस करो, एक ने कहा टाइम कम में लेकर आओ, चाहे कैसे भी बनाओ। ठीक है, क्लियर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगली की लाइन आती है ये, सोचो देखो क्या कहती है ये, कंपनी में काम करने वाला मैनेजर और इसमें काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय, ठीक है, इनका फायदा किस चीज में है कि सैलरी मिल जाए, काम करना ना पड़े, ये फायदा है इनका, यानी फ्री की सैलरी मिले, आराम से रेस्ट करें और टाइम पर सैलरी मिलती रहे। कंपनी का फायदा किस चीज में है, कंपनी का फायदा है कि सैलरी कम से कम दूं और काम पूरा लूं, हो गया। लेकिन अब अगर इन दोनों के बीच में ये दोनों अपने अपने फायदे की सोचने लगे तो कंपनी भी बंद और ये भी बंद, क्योंकि अगर ये काम ना करेंगे और सैलरी टाइम पे लेते रहेंगे तो कंपनी कहाँ से ला कर देगी। कंपनी काम लेती रहेगी प्रॉपर और सैलरी ना देगी तो ये बेकार। ठीक है, दूसरी बात, कंपनी का गोल है प्रॉफिट अचीव करना, मेन जो गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, कंपनी का गोल है प्रॉफिट अर्न करना, इनका गोल क्या है, सैलरी अर्न करना, सैलरी अर्न करना। ठीक है, अब बात ये देखते हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए तो इनसे काम कराना होगा। अब इनको सैलरी चाहिए तो कंपनी को भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, यानी अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही तो इनको सैलरी मिलेगी। अगर कंपनी ही लॉस में चली जाए तो ये किस लायक काम करने लायक, कंपनी ही बंद हो जाएगी तो काम कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझा रहे हैं इन व्यक्तियों को कि बेटा काम ठीक करो, अगर तुम बेहतर काम करोगे तो तुम्हारे ज़्यादा काम करने से इस कंपनी को फ़ायदा होगा, और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदे का रेम्यूनरेशन जो मिलेगा ना, इंटरेस्ट जो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो तुम्हें भी मिलेगा। आज वो तुम्हें 10 रुपये दे रहे हैं सैलरी के, कल वो 10 से ज़्यादा भी देंगे, क्योंकि आज उनको प्रॉफिट 100 रुपये हो रहा है तो वो तुम्हें 10 रुपये दे रहे हैं, कल 200 रुपये होगा तो सैलरी ज़्यादा देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे, है ना। अगर इसको प्रॉफिट आज 100 रुपये हो रहा है, सोचो अगर 50 होने लगे तो कंपनी क्या करेगी, इनको सैलरी भी कम देनी शुरू कर देगी कुछ समय बाद, कुछ दिन तक तो देखेगी फिर नहीं देने की। लेकिन अगर सोचो इनको प्रॉफिट 1000 होने लगे, कंपनी क्या करेगी, इनको भी तो बेनिफिट देगी। भाई इस प्रॉफिट को 10% यानी 100 से 1000 कराने का जिम्मेदार कौन है, उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय। और हमेशा कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को भी बेनिफिट देती है, इंक्रीमेंट देती है, जॉब इंक्रीमेंट देती है, फ्रिंग बेनिफिट्स मिलते हैं उसे। तो हमें इस अकॉर्डेंस में ये समझाना है, हमें मतलब मैनेजर को इनके दिमाग में ये बात डाल देनी है कि तुम्हारा जो गोल है ना वो कंपनी के गोल को अचीव कराना है, कंपनी का बेनिफिट तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारा बेनिफिट कंपनी का बेनिफिट है।
सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी इंडिविजुअल इनका फायदा टू जनरल फायदा, इनका फायदा सबका फायदा। दूसरी बात, ये सेल डिपार्टमेंट है ना, ये परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अगर परचेज करेगा तभी तो सेल होगी। सेल डिपार्टमेंट क्या गुड्स बेचेगा, जो कंपनी ने परचेज की होगी उसे ही तो बेच कर आएगा, या मैन्युफैक्चरिंग करी होगी। ये लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दो ही तरह की, ठीक है। अब अगर ये सेल करेंगे तो इसका बेनिफिट इनको भी मिलना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो परचेज करी होगी उस परचेज का मेन मोटिव क्या है, गुड्स को सेल कराना। मैन्युफैक्चरिंग का मेन मोटिव है गुड्स को सेल कराना। जब इनका मेन मोटिव ही खत्म हो जाएगा तो ना तो परचेज करने का कुछ बेनिफिट है, ना मैन्युफैक्चरिंग करने का कुछ बेनिफिट है। हमको क्या देखना है, इस इंडिविजुअल यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल यूनिट है, इसके बेनिफिट को समझाना है, और इसके बेनिफिट से होने वाले बेनिफिट को इसको समझाना है। सेल से मिलने वाले प्रॉफिट को ये भी तो लेंगे, ये भी तो लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये इंटीग्रेट होकर वर्क करें, जुड़कर काम करें तो ही कुछ वैल्यू है। ना तो सेल की अपने आप में कुछ वैल्यू है, ना परचेज की अपने आप में कुछ वैल्यू है। कंपनी परचेज ही करे जाए, सेल ना करे, तो क्या करेगी कंपनी? स्टॉक लगाएगी क्या? कंपनी सेल कहाँ से करी जाएगी जब उसके पास परचेज ही ना होगा। ठीक है, खत्म बात इसकी। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक अकेले व्यक्ति के काम करने का जो फायदा है उसे ये बताएं ये तेरा भी फायदा है, इसका भी फायदा है। एक और एग्जांपल ले लो, एक 4 व्यक्ति एक मशीनरी पर काम करते हैं, कम से कम 4 व्यक्ति चाहिए इस मशीनरी पर काम कराने के लिए। ठीक है, मान लो 3 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं, चौथे ने मना कर दिया काम करने के लिए, तो इसके काम ना करने से ये खुद तो भूखा मरेगा, इनको भी मारेगा साथ में। ठीक है, लेकिन इस अकेले के काम करने से जब ये 4 हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 4, इसके काम करने से इसका भी फायदा हो रहा है, इनका भी फायदा हो रहा है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है ये भी। तो ये अलग अलग तरह के मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, इन्हें पढ़ लेना। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द सेम ऑब्जेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल आर द सेम डायरेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल का जो डायरेक्शन है वो इसका हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, प्रॉफिट कंपनी को कमा कर देना है, कंपनी फिर इनको देगी, लेकिन ये अपने फायदे की सोचे, ये अपने फायदे की सोचें, तो आपस में क्लैशिंग हो गई ना। ये कह रहा है कि मुझे तो काम नहीं करना, आराम से बैठ के खाना है, सैलरी फ्री की तोड़नी है, तो ये इसका इंटरेस्ट है। कंपनी का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि काम करा लो, पैसे मत दो। दोनों की अलग अलग डायरेक्शन हो गई ना, कंपनी खत्म। लेकिन हमें दोनों की सेम डायरेक्शन को मोड़ना है। इस मैनेजर का काम है इनको आपस में इंटीग्रेट करा देना, इनको ये समझाना कि कंपनी तेरे लिए ही काम कर रही है। नेक्स्ट पर आओ भी, नंबर 7, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। रेमुनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, कम से कम हम उनको इतनी सैलरी जरूर दें जो उनके वर्क के अकॉर्डिंग सफिशिएंट हो। अगर वो सफिशिएंट नहीं होती है, मानो हम उनसे काम कराते हैं ज़्यादा और उनको सैलरी देते हैं कम, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको सफिशिएंट सैलरी दूंगा तो ये काम खुश होकर करेगा। कितनी सफिशिएंट कि ये जो कंपनी है इसके जैसी एक और कंपनी होगी, है ना, इसके जैसी एक और कंपनी होगी, वहाँ पर सैलरी पैकेज क्या है जो वहाँ के एम्प्लॉइयों को मिल रहा होगा, कम से कम उतना दूँ, एक बात। और जितना इसको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, इसकी मेहनत के हिसाब से जितना इसको मिलना चाहिए, कम से कम मैं उतना दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, और या उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, तभी वो अच्छा काम करेगा, वरना नहीं करा सकता। तो यानी हेनरी फ्योल्स ने इनके बारे में भी सोचा कि इनसे ज़्यादा काम लेने के तरीके क्या हैं। एक तो इनके दिमाग में ये डाल दो कि कंपनी का फ़ायदा ही तेरा फ़ायदा है, यानी सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दूसरा, अपने दिमाग में ये डाल लें मैनेजर खुद कि इसको इतनी सैलरी या इससे ज़्यादा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो खुश होकर काम करें, है ना। पढ़ लो जल्दी से।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर और एडिकेट गिविंग देम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। अब सोचो इसको सैलरी मिलनी चाहिए थी लगभग 20,000 रुपये पर मंथ, है ना। अब हमने क्या करा, इसको सैलरी दे रहे हैं 10,000, तो काम नहीं करने का बिल्कुल भी, छोड़कर भाग जाएगा या फिर आराम से बैठेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, करेगा तो पूरा नहीं करेगा। सोचो उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी 20,000, हमने इसको दे दी, इसके हिसाब से मिलनी थी इसे 20,000, हमने दी इसे 22,000 सैलरी। अब इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब सोचो 50,000 देने लगे, 50,000 में कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा दे कि अपने आप को डुबो लें, इतना सैलरी दे कि इसके जो इसकी एक्सेप्टेशन है मुझसे उतनी तो मैं इसे दूँ, और एक्सेप्टेशन तो इसकी 50,000 भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेशन इसके हिसाब से और इसके हिसाब से जहाँ मैचिंग हो जाए, इसका ज़्यादा नुकसान ना हो और इसको बेहतर सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है बेटा, खत्म बात। फेयर रेम्यूनरेशन। फिर इसके बाद करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। देखो कंपनी, ये कंपनी है, कंपनी यहां से कंट्रोल होती है, यानी इसका कौन है, हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है, यानी इसको कह रहे हैं हम सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो भी यूनिट होंगी, ये डिपार्टमेंट होंगे, ये डिपार्टमेंट होंगे, ये डिपार्टमेंट होंगे, ये सब छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जहाँ काम हो रहा है कंपनी का। अब कंपनी कहाँ से कंट्रोल हुई, तो एक सेंट्रल ऑफिस से, इसे कहते हैं हम सेंट्रलाइजेशन, यानी कंट्रोल वन अथॉरिटीज, एक ही जगह से कंट्रोल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, ये लो इतने एरिया को ये कंट्रोल करेगा, इस डिपार्टमेंट को ये कंट्रोल करेगा, और इस डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। तो यानी इन्होंने क्या करा, अपनी ही अधिकारों को इनके हाथ में डेलीगेट कर दिया। यानी पहले यहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ऑर्डर कौन दे रहे थे, ये, यानी सेंट्रलाइजेशन था। अब कौन दे रहे हैं, ये। तो ऑर्डर देने का अधिकार पहले इनके पास था, इन्होंने उस अधिकार को किसको दे दिया, इस वाली यूनिट को दे दिया। यानी ये हमने ऑफिस बना दिए, छोटे ऑफिस, ये छोटे छोटे ऑफिस बना दिए इनको देखने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफिस कहते हैं जिन्हें। अब इन ऑफिस से यानी कंट्रोल करने का अधिकार इन्होंने इसको दे दिया, किनको कंट्रोल करने का, इस यूनिट को करने का, इनको कंट्रोल करने का अधिकार इनके पास है। तो ये क्या करा, इन्होंने अपनी अथॉरिटी जब इनके हाथ में डेलीगेट करी, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी एक जगह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमने छोटे छोटे उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिए। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट चलती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है, तो जब पूरे देश को अकेले प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहे हों तो क्या कहते हैं उसे, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन हम गवर्नमेंट रूल्स ने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, यानी गवर्नमेंट ने अपने अधिकार किसके हाथ में दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। सभी नहीं, कुछ मिनिमम, यानी मेन अधिकार तो अपने पास ही रखे हैं, लेकिन कुछ अधिकार उसको डेवलप करने के, उसको मेंटेन करने के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए। तो वो जो अधिकार उनको दिए हैं वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई हैं, कि अधिकार उनको ट्रांसफ़र कर दिए, और मीन्स क्या हुआ, वो डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी सेंट्रल ना होकर डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, पढ़ो इसको। सेंट्रलाइजेशन रेफर टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी एक जगह से, सेंट्रल से अथॉरिटी किसके हाथ में है, इसके हाथ में। पावर इन द फ्यू हैंड एट टॉप लेवल, मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया था जब लास्ट चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल। टॉप लेवल कौन सा था, मेन हेड ऑफिस वाले, तो किसके हाथ में है पावर, टॉप लेवल वालों के हाथ में। लेकिन जो मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिस बनाए थे वो कौन से थे, मिडिल लेवल के। तो मिडिल लेवल के हाथ में जो पावर आ जाएगी तो इनकी पावर ही तो आई है इनके हाथ में, वो कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन। Power in the few hand at the top level. Decentralization means evenly distribution of power at the every level of management. Evenly distribute यानी इनको बांट दी इन्होंने पावर, that is decentralization of the completely decentralized। यानी वो कह रहे हैं कि कंपनी
अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स। अब फ्यूल्स के हिसाब से कौन सा रूल्स लगना चाहिए, सारी पावर इनके हाथ में होनी चाहिए या सारी पावर ऐसे होनी चाहिए। कोई भी कंपनी, या देखो दो बातें होंगी, या तो टोटल कंट्रोल इनके हाथ में, या ये क्या करें टोटल कंट्रोल इनके हाथ में खुद आराम से बैठ जाएं, या तीसरा तरीका है मेन पावर तो रखें अपने हाथ में और बाकी काम दे दें इनके हाथ में। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट करती है, मेन गवर्नमेंट के जो मेन काम है यानी सिटीजनशिप से लेकर यानी नागरिकता कानून किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। कानून, देश की बाउंड्री किसके हाथ में है कंट्रोल करनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और देश की आर्मी किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। एक्सटर्नल अफेयर्स किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मेन काम तो उसके हाथ में है। अच्छा, सड़कें बनाने का काम किसके हाथ में है, डेवलपमेंट करने का किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के। तो तीन तरीके हुए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि सब कुछ हम करेंगे, या दूसरा ये कह दे कि सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या तीसरा तरीका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि कुछ काम हम ही करेंगे बस, और कुछ काम हम तुम्हारे ही हाथ में दे देते हैं। तो इसे कहते हैं पार्टली सेंट्रलाइजेशन और पार्टली डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन है, ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन है। तो जैसा इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मेन काम तो रख रखे हैं अपने हाथ में, सेंट्रलाइजेशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट के बाकी छोटे छोटे काम उनके हाथ में है। यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की बाउंड्री को नहीं बढ़ा सकती। किसके हाथ में है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसे ही ये जो कंपनी है, इस कंपनी के डिपार्टमेंट को कम करना या बढ़ाने का अधिकार तो इसके हाथ में है, यानी मेन अधिकार देखो वो इसके हाथ में, लेकिन इन व्यक्तियों से काम कराने का अधिकार इनके हाथ में। तो कुछ अधिकार इनके हाथ में दे दिए, कुछ अपने पास रखे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज। ना तो वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात आती है कि अगर कंपनी ही छोटी है, मानो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ सियाना में बिजनेस करते हैं, तो कोई बात नहीं, कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो जाए, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंपनी का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है, अब क्या करेगी, कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई में, तो मुंबई से पूरे इंडिया के बिजनेस को देख लेगी, नहीं देख सकती। उस कंपनी को करना क्या होगा, हर स्टेट में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने होंगे, ताकि स्टेट के अंदर जितनी भी एरियाज में उनके डिपार्टमेंट होंगे काम करने वाले, उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। यानी एरिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मानो यूपी के अंदर अलग अलग जगह, मेरठ, सियाना, बुलंदशहर, उनके डिपार्टमेंट हैं किसी कंपनी के, तो उनको कोई कंट्रोल कहाँ से हो रहा होगा, कोई भी एक जगह सेंट्रल बनाई दी जाएगी, यानी हेड ऑफिस बना दिया जाएगा उसका। तो ऐसा ही तो होता है, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है और एक में और उसके बहुत सारे सेंट्रल ऑफिस होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ एग्जाम्पल किसका है इसके हाथ में, CBSE बोर्ड को ले लेते हैं। CBSE बोर्ड ने क्या करा, एक ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस देहरादून में। देहरादून में मैं DD करके लिखता हूँ, पूरे स्टेट को चला लेगी देहरादून से, पूरे इंडिया को नहीं। उसने यूपी का अलग बना दिया, कहाँ बना दिया, नोएडा के अंदर। दिल्ली का अलग बनाया और दिल्ली में भी पार्ट कर दिए। तो सबके CBSE के ऑफिस देखो अलग अलग जगह है, डिपार्टमेंट ऑफिस। यूपी के जितने भी केसेस हैं स्कूलों के, कौन हैंडल करता है, एक ऑफिस, ठीक है। देहरादून और सॉरी इसका सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है। यूपी के जो ऑफिस है वो देहरादून में भी है और नोएडा में भी था, अब नोएडा में हो गया है हमारे एरिया का, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर ऑफिस ही सिर्फ सियाना लेवल पर वर्क कर रहे हैं, छोटे से लेवल पर है, तो एक ही ऑफिस बना सकते हो, यानी वहीं से ही सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा है तो दोनों जगह होनी जरूरी है। अब अगर हम सारा डिसेंट्रलाइज कर दें तो क्या दिक्कत आएगी, कंप्लीटली वर्क को अगर डिसेंट्रलाइज कर लिया ना, तो इनके हाथ की अथॉरिटी हेड ऑफिस वाले खाली बैठ जाएंगे और ये इनकी सुनने के नहीं है, इनकी पावर ही खत्म फिर बिल्कुल। यानी अगर मोदी जी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पहुंचा दें
तो मोदी जी खाली, कोई काम नहीं है उनका, है ना। इसलिए मोदी जी ने क्या कर रखा है, यानी प्राइम मिनिस्टर, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मेन काम तो उनके हाथ में है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ख़त्म बात होती है। हमारे टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट है, इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।